अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे के सबसे इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास में आपको सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि उनके आसान और क्लियर कॉन्सेप्ट्स भी समझाए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही यूजफुल क्लासेस रोज पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार साइंस क्लास। पदार्थ के गुण। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पानी का उबलना, लोहे की कील का टूटना, अगरबत्ती का जलना, पोटेशियम मैग्नेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। सही आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। सोडियम या पोटेशियम मैग्नेट के क्रिस्टल पानी में पूर्ण रूप से फैल जाते हैं और पानी गुलाबी रंग का हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पानी या किसी पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा। ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठोस पदार्थों का आकार समान होगा। ठोस पदार्थों का तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कणों की गतिज ऊर्जा कम होगी। तो सही आंसर है कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब ठोस पदार्थों पर का तापमान बढ़ाया जाता है तो उनके कणों के बीच अंतर आणविक बल कमजोर हो जाता है और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है। दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है। द्रव, प्लाज्मा, गैस या ठोस। तो सही आंसर है ठोस में। ठोस में तरल एवं गैस की अपेक्षा ठोस पदार्थों के कणों के बीच कम रिक्त स्थान होता है, इसलिए अधिक दाब लगाने के पश्चात भी ठोस की आकृति में बहुत कम परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रवों की गुणधर्म को नहीं दर्शाता। द्रवों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता। द्रवों में बहाव होता है और इसका आकार बदलता है। द्रवों का आयतन निश्चित नहीं होता। द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता। या द्रव एक पात्र में रखे जाते हैं, वे उसी का आकार ले लेते हैं। सही आंसर है पदार्थ का आयतन अर्थात उसके द्वारा लिया गया स्थान, पदार्थ का आकार अर्थात लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई। इसलिए द्रवों का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। और द्रवों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। द्रवों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगला प्रश्न है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़न प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती। सही आंसर है अस्पतालों में दिए जाने वाले गैस सिलेंडर में संपीड़न गैस नहीं होती। अस्पतालों में उच्च दाब द्वारा सिलेंडर में संपीड़न किया जाता है ताकि अधिक ऑक्सीजन को एक छोटे से स्थान में रखा जा सके और इसे आसानी से उपयोग में लाया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS का उपयोग नहीं किया जाता। किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS का उपयोग नहीं किया जाता। रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर और ग्राइंडर में, पैकिंग सामग्री में, या इनमें से कौन नहीं। तो सही आंसर है मिक्सर और ग्राइंडर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC अज्वलनशील रसायन है जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु होते हैं। इनका उपयोग एरोसोल स्प्रे, रेफ्रिजरेटर फोम के लिए, ब्लोइंग एजेंट और पैकिंग सामग्री
सॉल्वेंट्स के रूप में और रेफ्रिजरेटर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश है। आयनीकृत गैस, कम इलेक्ट्रॉन वाली उदासीन गैस, आयनीकृत गैस जिसमें धनायन और ऋण इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर होती है, द्रव और गैस के बीच की अवस्था। तो सही आंसर है आयनीकृत गैस जिसमें धन, आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होती हैं। प्लाज्मा वह अवस्था है जिसमें गैस के कण आयनीकृत होते हैं, यानी जिनमें धनायन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल उत्सर्जन की परिक्षिप्त प्रवस्था है? गैसीय प्रवस्था, द्रव प्रवस्था, प्लाज्मा प्रवस्था या ठोस प्रवस्था? सही आंसर है ठोस प्रवस्था। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन जैसे धुआं जो कि एक एरोसोल है, अर्थात गैस में ठोस के कण, इसलिए यहाँ ठोस परिक्षिप्त परावस्था है एवं गैस परिक्षेपण माध्यम है। अगला प्रश्न है, ठोस CO2 पर डैश दबाव कम करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सही आंसर है ठोस CO2 पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, ठोस CO2 शुष्क बर्फ पर जब एक वायुमंडलीय दाब तक कम किया जाता है तो वह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जिसमें ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रवावस्था अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? संघनन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण या ठोसीकरण? सही आंसर है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस बिना द्रव अवस्था के सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है, जिसे ऊर्ध्वपातन का विपरीत है। जैसे जल वाष्प सीधे बर्फ में बदल जाता है, जिसे पीला पाला कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर है दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। गैस को द्रवित करने के लिए दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके गैस के अणुओं को संपीड़ित किया जाता है, जिससे वे तरल अवस्था में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं क्योंकि पानी के बाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा तृप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है। पानी के बाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा तृप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है। पानी की गुप्त ऊष्मा वह आवश्यक ऊर्जा है जो बिना तापमान में परिवर्तन के उसकी अवस्था में परिवर्तन करती है। जब पानी तप्त छत पर छिड़का जाता है तो वह आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर वाष्पित हो जाता है और छत ठंडी हो जाती है। अगला प्रश्न है, यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या है? यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या है? सतही क्षेत्र को बढ़ाने पर अधिक अणु वायु के संपर्क में आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है वाष्पीकरण।
बाष्पीकरण कहते हैं। जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और द्रव तेजी से भाप में परिवर्तित होने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। लेकिन क्वथनांक बिंदु के नीचे जब द्रव धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे द्रव को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वथनांक।